दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अगर डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ r इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, given r is the radius of the first orbit, the radius of nth orbit of hydrogen atom is। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो। if r is the radius of first orbit, the radius of nth orbit of hydrogen atom is। वेरी गुड। यहाँ पे मुझे जनरल फार्मूला निकालना, तब तक आप आंसर दे दो। वी नो दैट r इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर डिवाइड बाई z। तो यहाँ पे आपको पता है व्हाट इज दिस n स्क्वायर? n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट आइडेंटिफाइज द नंबर ऑफ द ऑर्बिट एंड z इज द एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, देयरफॉर z विल बी इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। z will be equal to 1 for hydrogen atom, for hydrogen atom। और हमें फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दी गई है, दिस इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, सो दिस विल बिकम r of first orbit, it will be equal to 0.529 for first orbit, n is equal to 1 for first orbit। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आपका n is equal to 1, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1, दैट्स 1, सो योर r comes out to be 0.529। हमें निकालना है फॉर nth ऑर्बिट, तो nth ऑर्बिट के लिए r nth इज इक्वल टू 0.529 into n square divided by z of hydrogen atom, therefore this z is equal to 1। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, दिस r n will be equal to 0.529 into n square। But from this equation first you know that 0.529 is equal to r। तो यहाँ पे इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 0.529 is equal to r, therefore rn is equal to rn square। So the correct option becomes option number 1, that's rn square। So the correct option, correct answer of this question is option number 1। So this is the correct option। Now let us take question number 2। The spectrum of helium atom is similar to that of sorry, the spectrum of helium atom is similar to that of। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ। The spectrum of helium atom is similar to that of। हीलियम एटम की बात हो रही है। The spectrum of helium atom is similar to that of। तो बेसिकली यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। अगर हम हीलियम एटम की बात करेंगे, हीलियम एटम की बात करेंगे, बेसिकली हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, मींस इट्स अ 2 इलेक्ट्रॉन स्पेस। बस हमें पता है हीलियम एटम इज अ 2 इलेक्ट्रॉन स्पेशी, हमें देखना है इनमें से कौन सा 2 इलेक्ट्रॉन स्पेशी है ना। जो भी 2 इलेक्ट्रॉन स्पेशी है उसका स्पेक्ट्रम हीलियम के जैसे होगा। जो भी 2 इलेक्ट्रॉन स्पेशी है, क्वेश्चन की स्लाइड नहीं दिखती है, क्या बोलते हैं? एक सेकंड, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलो इस एक बार फिर इस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। हाँ, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? अच्छा, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है? दिस इज सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है? लेट लेट कंफर्म फर्स्ट, लेट यू कंफर्म फर्स्ट। क्या ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है? ये स्लाइड आपको दिख रही है? तो जल्दी से बताइए, ये स्लाइड आपको दिख रही है क्या? द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम एटम इज सिमिलर टू दैट ऑफ। सब बच्चे बोलो, ये स्लाइड आपको दिख रही है? द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज सिमिलर टू दैट ऑफ। बेसिकली आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोहर मॉडल पे पूछे गए हैं, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। वेरी गुड। तो देखो, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज सिमिलर टू दैट ऑफ। बेसिकली हमें हीलियम का पता लगाना है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, मतलब हीलियम इज अ 2 इलेक्ट्रॉन स्पेशीज, इट्स अ 2 इलेक्ट्रॉन स्पेशीज। बस जो भी गिवन ऑप्शंस है उनमें देखना है किसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, व्हिच वन अमंग देम इज 2 इलेक्ट्रॉन स्पेशीज। तो देखो, हाइड्रोजन के पास इट्स अ 1 इलेक्ट्रॉन स्पेशीज। अगर हम सोडियम की बात करेंगे, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम हीलियम प्लस की बात करेंगे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इट्स अ 1 इलेक्ट्रॉन स्पेशीज। और अगर हम लिथियम प्लस की बात करेंगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इट्स अ 2 इलेक्ट्रॉन स्पेशीज।
बेसिकली ये हीलियम भी 2 इलेक्ट्रॉन स्पेशी है एंड लिथियम प्लस इज अ 2 इलेक्ट्रॉन स्पेशी, hence the correct option is lithium plus. So this has been asked in 1988. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिस किसी ने भी बी आंसर दिया, वेरी गुड. दिस हैज बीन आस्क्ड इन 1988. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. इट हैज बीन आस्क्ड इन 1992. बेसिकली यहाँ पे साइन भूल गए हैं, वो साइन नेगेटिव होना चाहिए, साइन शुड बी नेगेटिव. तो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर मुझे बताओ. द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ बोहर, इन nth ऑर्बिट, इन nth बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज. वेरी गुड, वेरी गुड. तो हमें पता है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. दैट्स वाई मैंने आपको कहा कि हर एक यूनिट की एनर्जी वैल्यू आपको याद रखनी है. एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इट इज इक्वल टू, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की बात हो रही है, इट्स इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर. तो हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, देयरफॉर जेड इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम. तो अगर z को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, we will get the answer En is equal to -13.6 divided by n square. This is for hydrogen atom and this energy is electron volts. It's in electron volts. So the correct option is option number C is the correct option. Very good, बहुत बढ़िया. इसका correct option जो है, that's option number C. Option number C is the correct option. So this is your correct option. Now let us take one more question. This question has been asked in 1995. 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं, या तो आपको एटॉमिक फिजिक्स में पूछे जाएंगे या केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे. द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज. तो दिया गया है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम. द रेडियस ऑफ लिथियम 2+ आयन इन द सिमिलर स्टेट इज. तो ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है दोनों के केस में. तो मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इट इज इक्वल टू 0.539, isn't it? और 0.53 ही ले लो इंटू, और फार्मूला लगा रेडियस की, इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड. दिस इज द जनरल फार्मूला. तो यहाँ पे कहा गया है कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम योर जेड इज इक्वल टू 1. और यहाँ पे दिया गया है ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट मतलब एन इज इक्वल टू 1 फॉर ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इट विल बी 0.539. तो नंबर सेकंड हमारे पास रेडियस ऑफ लिथियम आयन निकालना है, Li+. सो इट विल अगेन बी इक्वल टू 0.539 इनटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z. तो बेसिकली यहाँ पे भी इन द सिमिलर स्टेट है, देयरफॉर फॉर ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1. तो n दोनों के केस में सेम है. व्हाट इज द वेरिएबल फैक्टर? The variable factor is this. Your z is the variable factor. तो z आपका वेरिएबल फैक्टर है. और ये कहा गया है कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इट्स इक्वल टू, इट कम्स आउट टू बी 0.5. बस इन दोनों को रिलेट करो. रेडियस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ लिथियम 2+ इज इक्वल टू, सिंस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, z मींस रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z. देयरफॉर अगर कोई भी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनकी अगर दो इक्वेशन बनाएंगे, r1 डिवाइड बाय r2, इट विल बी, इसका उल्टा पलट होगा, z2 डिवाइड बाय z. मतलब r हाइड्रोजन डिवाइड बाय r लिथियम इट विल बी इक्वल टू z ऑफ लिथियम 2 प्लस डिवाइड बाय z ऑफ हाइड्रोजन. तो दिस इज द बेसिक फंडा. अगर कोई भी इनवर्स रिलेशनशिप में है तो इनका अगर रेशियो बनाएंगे, टू इक्वेशंस बनाएंगे, सो दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बात आपको एक बार फिर कहाँ याद रखनी है, स्टेट्स ऑफ पैटर्न. तो यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इट इज गिवन, इट इज 0.53. सो दिस थिंग इज गिवन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ लिथियम, ये आपको निकालना है 3+ आयन. Z of lithium, what is the Z of lithium? Atomic number of the lithium it is 3 divided by Z of hydrogen it's 1. तो इसको यहाँ लाओ, इसको यहाँ लाओ, मतलब आपका RLi3+ जो है it will come out to be 0.53 divided by 3. तो 3 1 is 3 और 3 7 is 21. So it will come out to be 0.17 angstroms. So ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. बहुत बढ़िया. जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर 3 आंसर दिया, मतलब उसको बोहर मॉडल का पूरा कंसेप्ट समझ में आया है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. वेरी नाइस, वेरी नाइस. So let us take one more question. So this question has been asked in 1996. 1996 में ये क्वेश्चन आया है. So in Bohr's model of atom, when an electron jumps from n is equal to 1 to n is equal to 3.
तो दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर रहा है फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 3. हाउ मच एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड, हमें निकालना है चेंज इन एनर्जी. सो बेसिकली व्हाट इज गिवन, तो एक बार इसकी डायग्राम भी हम बना सकते हैं. दिस इज एनर्जी लेवल 1, दिस इज एनर्जी लेवल 2, दिस इज एनर्जी लेवल 3. So let me write this is n is equal to 1, this is n is equal to 3, 2 and this is n is equal to 3. When an electron jumps from n is equal to 1, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो n is equal to 3. How much energy will be emitted or absorbed? Basically अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 3 जाता है energy will be emitted, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में आता है then energy will be emitted. अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 3 में जाता है energy will be absorbed, और अगर इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल आता है 3 to 1 then energy will be emitted, isn't it? isn't it? तो बस इस चीज को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है. हाउ वी कैन सॉल्व इट? किसी ने क्या आंसर दिया? आप जल्दी से इसको सॉल्व करो. Now see how we are going to solve it. We know that 1 by lambda is equal to r into 1 divided by n1 square, this is Rydberg formula, minus 1 divided by n2 square, isn't it? This is the formula. तो यहाँ से हम lambda निकालेंगे और lambda is equal to 1 by lambda is equal to r into 1 divided by n1 square minus 1 divided by n2 square. n1 आपके पास 1 है, n2 आपके पास 3 है, so you can solve it r into 1 divided by 1 square minus 1 divided by 3 square. So on further solving it, you will get r into 1 divided by 1 minus 1 divided by 9. So 9 ones are 9 minus 1, 8 divided by 9. So this will be equal to r into 8 by 9. Or I can write it like this, it is r by 8 9, 8 by 9 r. So 1 by lambda is 8 by 9 r. बस अब आपकी एनर्जी लिख लीजिए, E is equal to h nu, or we can write E is equal to hc by lambda. So basically you know the value of h, it is 6.624 into 10 to the power minus 20 minus 34. You know the value of c, it is 3 into 10 raised to the power 10. और लैम्डा का वैल्यू आपके पास है, दिस इज 1 बाय लैम्डा. तो अगर मैं यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू लिखूंगा, बट मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है 1 बाय लैम्डा का वैल्यू. तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एच सी इंटू 1 बाय लैम्डा. बस यहाँ पे 1 बाय लैम्डा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट इज 8 बाय 9 आर. तो बेसिकली आर का वैल्यू किसके बराबर है, 10967. So this will be equal to 6.624 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 10 into 8 by 9. R का वैल्यू 109,677. तो बस इस चीज को अगर हम पुट करेंगे वैल्यूज, विल गेट द आंसर. तो हमारे पास आंसर जो निकल के आएगा, इसका सोल्यूशन जो आपको आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सोल्यूशन विल बी दिस. क्या आपका सोल्यूशन आएगा? तो द सोल्यूशन विल बी 0.1936 into 10 to the power minus 10 ergs. So this will be the solution. क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को कैसे करना है? दिस इज Rydberg फार्मूला, दिस इज Rydberg फार्मूला, म्यू बार हम निकालते हैं, इट्स 1 बाय लैम्डा लाइक दिस. क्लियर हुआ ये? मुझे बताइए ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. This question has been asked in 1996. हो गया इसका स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन. Have you taken the screenshot of this question? वेरी गुड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो ये हमारे पास क्वेश्चन, द बोहर ऑर्बिट रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम n is equal to 1 is approximately this. द रेडियस फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज. बस वही बात है जो हमने अब तक सॉल्व किया, वैसे ही सॉल्व करना है. चलो आप खुद से इसको प्रैक्टिस करो, क्या आपका आंसर निकलेगा? मुझे बताओ इसका आंसर. द बोहर रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे रेडियस की. रेडियस इज इक्वल टू 0.529. वेरी गुड. यहाँ से कोई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. जिस किसी ने भी ये वाला आंसर दिया ना, नजर ने यहाँ पे गलती की. चलो हम इसको सॉल्व करेंगे. 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड
isn't it, into n square by z. बस हम दो टर्म्स बनाएंगे. Radius for the hydrogen atom in n is equal to 1. The radius for n is equal to 2. मतलब मैं r1 की बात करूंगा, r1 will be equal to 0.529 into n is equal to 1, मतलब 1 square. Z for hydrogen atom is 1. So it is given this is equal to 0.530. ये given, it is given. तो ये कोई भी वैल्यू यहाँ पे आपको एग्जाम में दे सकते हैं. हमें निकालना है R2 सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए. सो इट विल बी बेसिकली 0.529 into n2 square, isn't it? n2 square, n2 आपका 2 है. तो बेसिकली यहाँ पे आप लिख सकते हो n2 square डिवाइडेड बाय z, z1 है. इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे आप दो इक्वेशंस बना सकते हो. अगर आप इससे भी इजी सिंपलीफाई वे में करना चाहते हो, विल राइट इट r1 डिवाइडेड बाय r2 इज इक्वल टू n से रिलेशन देखनी है बिकॉज दैट इज सेम फॉर हाइड्रोजन एटम. r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, दो इक्वेशंस बनाने के लिए r1 by r2 इज इक्वल टू n1 by n2. तो अगर आपकी इनवर्स रिलेशन है ये उल्टा पलट हो जाता है. अगर डायरेक्ट रिलेशन ये डायरेक्ट आता है तो n1 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 स्क्वायर. बस r1 आपका गिवन है, इट इज 0.530. दिस इज द सिंपलेस्ट वे. r2 निकालना है, इट्स इक्वल टू n1 स्क्वायर, n1 1 है तो 1 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 आपका 2 है यहाँ पे, सो 2 स्क्वायर दैट्स 4. तो बेसिकली r2 को यहाँ ले जाओ, देयरफॉर r2 विल बी इक्वल टू 0.530 into 4. so this will become 400, 4 3 are 12, 4 5 are 20, 21. तो 3 के बाद आपका पॉइंट है, सो इट इज 2.12. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. जिस किसी ने भी 2.12 बताया, वेरी गुड. अरे यार क्या हुआ, बी कहाँ से आएगा, बी कहाँ से आया? दो इक्वेशंस बनानी है बस, बहुत सिंपल वे ये है. ये सिंपल वे है, आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले दो को बनाओ फिर काटो, बट दिस इज द इजीएस्ट वे. बस सिर्फ उन फैक्टर्स की रिलेशन बनाओ जो वेरिएबल्स हैं, जो दिए गए हैं, जो बाकी सेम है उनको यहाँ लाने की क्या जरूरत है. क्लियर? जिस किसी ने बी आंसर बताया उसको क्लियर हुआ? हाउ 2.12, हाउ 2.12 1998 में ये क्वेश्चन आया. 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 1998, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2.12. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So who modified Bohr's theory by introducing elliptical orbitals for electron path? अभी मैंने पढ़ाया नहीं है बट आपको पता होना चाहिए. Elliptical orbitals for electron path. Elliptical orbitals का कंसेप्ट किसने दिया, किसने मॉडिफाई किया बोहर्स थ्योरी को by introducing elliptical orbitals? Very good, very good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. So it was Sommerfeld. Sommerfeld ने ये कंसेप्ट दिया, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस. ने कहा जो एटम है इट्स लाइक एलिप्टिकल इन पाथ एंड इट हैज सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस. इट हैज टू एक्सिस लाइक दिस. ऑल्दो दिस वाज लेटर ऑन डिस्कस्ड, इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं. तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ. इन हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. देन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी. वायरल थ्योरम का क्वेश्चन है, वायरल थ्योरम का क्वेश्चन है. क्ल्यू में देता हूं, ये क्वेश्चन वायरल थ्योरम से पूछा गया है. क्ल्यू में देता हूं, ये क्वेश्चन वायरल थ्योरम से पूछा गया है. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. जिस किसी ने, वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो बाकी बच्चे भी आंसर दे दो. वेरी गुड, वेरी नाइस. तो देखो वायरल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वायरल थ्योरम हमने पढ़ा था. अकॉर्डिंग टू वायरल थ्योरम for hydrogen atom, this is only for hydrogen atom, not for SHO, not for simple harmonic oscillator. According to viral theorem, for hydrogen atom, your kinetic energy is equal to minus of total energy, minus of total energy. तो बेसिकली आपकी टोटल एनर्जी दी गई है तो माइनस यहाँ पे ही रखो, टोटल एनर्जी का वैल्यू रखो -3.4. minus minus is equal to plus, so 3.4 electron volts will be the answer. So the correct option is option number. This is according to viral theory. तो मुझे बता what is the relation between total energy and potential energy according to viral theory? What is the relation between total energy and potential energy according to viral theorem? How total energy is related to potential energy according to viral theorem? Very good. Total energy is equal to 2 times
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो दिस इज द केस ऑफ फायरल थ्योरम, ये बात आप याद हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी पूछना। तो सी दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन आया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन emitted, रेडिएशन emitted की बात हो रही है। when an electron falls from n is equal to 4 to n is equal to 1, बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है फ्रॉम n is equal to 4 to n is equal to 1, this is n is equal to 1, this is n is equal to 2, this is n is equal to 3 and this is n is equal to 4। तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक फॉल कर रहा है, तो आपको बताना है एनर्जी ऑफ इमिशन, यहाँ पे इमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है। इन हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो यहाँ पे Z will be equal to 1। given that ionization energy is this, तो ionization energy यहाँ पे दी गई, ionization energy यहाँ पे दी गई है। so this is given the, actually this is given the energy, this is given the energy, ionization energy मतलब energy divided by electron volts, energy divided by electron charge, that's called the ionization energy। तो बात करेंगे बाद में ionization energy। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, how we are going to solve, so we'll see del E will be equal to energy difference between these two transitions, that's E4 minus E1, isn't it? E4 minus E1, तो बेसिकली E4 माइनस E1 की एनर्जी निकालनी है। तो यहाँ पे E एनर्जी क्या दी गई है, दिस इज गिवन। तो आप ऐसे लिखते हो ना, डेल E इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एनर्जी है -13.6 1 डिवाइड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय n2 स्क्वायर, ऐसे लिखते हो आप। तो वही वाला पार्ट हम यहाँ लिखेंगे, इस एनर्जी को पहले लिखेंगे, इस एनर्जी को पहले लिखेंगे। तो इट विल बी इक्वल टू -2.18 into 10 to the power minus 18, isn't it? 2.18 into 10 to the power minus 18। तो मैंने बेसिकली माइनस क्यों यहाँ पे लिखा, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इस मतलब ये हमारा ऐसा होगा -13.6 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर। तो यहाँ पे 13.6 को हम बाहर निकालते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे आपका रहता है n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो यहीं से आपकी रेडबर्ग फार्मूला आती है। बस हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारी एनर्जी दी गई है इंटू 1 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे n2 को अंदर लाया, इसलिए ये माइनस बन गया, isn't it? तो बस इसको सॉल्व करो, 4 स्क्वायर मीन्स 16, 16 4 4 आर 16, 1 1 आर 1, 16 minus 1 is equal to 15 divided by 16। So this will be minus 2.18 into 10 raised to power minus 18 into 4 4 are 16 minus 1, that is 15 divided by 16, isn't it? Isn't it? इसको सॉल्व करो। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे, this will be 15 2s are 15 8s 15 8s are 120, 12 15 1s are 15, 15 25 27, 52s are 30 30 32। So this will be 32.70 into 10 to the power minus 18 divided by 16। तो 16 2s are 2 से अगर इसको हम काटेंगे, 16 1s are 16 2s are मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा, 2.043 into 10 to the power minus 18। सिंस ये एनर्जी किस में होगी, इट इज जूल्स पर एटम। ये हमने देखा था, जूल पर एटम में ये वैल्यू आता है एनर्जी का। तो दिस इज जूल पर एटम। ये हमारे पास डेल ई आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन। हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी अगर निकालोगे, कैसे निकालोगे, we know that del E is equal to h nu, तो न्यू निकालना है, न्यू will be equal to del E by h। बस आपके पास del E है, that is 2.043 into 10 to the power minus 18 divided by h 6.0624 into 10 to the power minus 34। बस इसको सॉल्व करो, 6 3s are, so 6 1s are 6 3s are almost, this will be this, option number C will be the correct option। तो डायरेक्टली देखो कैसे मैंने किया, मैंने इसको पूरा यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, मैंने डायरेक्टली किया 6 1s are 6 3s are 18, so this will be the correct option। अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा के मैंने इसका करेक्ट ऑप्शन निकाला। सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हुई, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? लेट मी नो, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बोर्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये मेंस में आया है इन 2011। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ।
ओके ओके, आई वोंट यूज रेड कलर। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। According to Bohr theory, तो Bohr theory, according to Bohr theory, which of the following transition in a hydrogen atom will give rise to least energy photon? तो हमें बताना है किसकी एनर्जी सबसे कम है। तो हमें बताना है किसकी एनर्जी सबसे कम है, लीस्ट एनर्जी फोटोन। कोई बात नहीं है, वी विल सी, देन वी विल सी, हम बाकी बच्चों से भी पूछेंगे व्हाट विल बी द, मतलब गुड टाइम। तो बाद में हम क्लास खत्म करके हम बात करेंगे, क्लास खत्म करके हम बात करेंगे। तो यहाँ से आंसर्स आने शुरू हो गई, आंसर्स आने शुरू हो गई। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ, आंसर्स आने शुरू हो गई। दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमें एनर्जी निकाल, यहाँ पे भी हम डेल ई निकालेंगे। डेल ई इन फर्स्ट केस दैट्स इक्वल टू डेल ई विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे आपका एनर्जी होगा -13.6, इजंट इट, -13.6 इंटू, या आर लिखो, सिंपली आर लिखो, खत्म करके आर लिखो। डेल ई इज इक्वल टू आर इंटू 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर -1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर। तो दिस इज द केस फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में भी हम निकालेंगे, मतलब आर सब में सेम है, अब हम यूज करेंगे सिंपली del E is equal to 1 divided by n1 square minus 1 divided by n2 square, because r basically इन सब में सेम। ऑप्शन नंबर सी में भी यूज करेंगे, del E is equal to 1 divided by n1 square minus 1 divided by n2 square। इसमें भी यूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी में, del E is equal to 1 divided by n1 square minus 1 divided by n2 square। बस हमारा काम खत्म हो गया। n1 लोवेस्ट नंबर है, n1 is equal to 1, n2 is equal to 6, so this will be equal to 1 divided by 1 square minus 1 divided by 6 square। इसको सॉल्व करो, 6 6 आर 36 minus 1 दैट इज 35 divided by 36। यहाँ पे आपका डेल ई इसके बराबर आ गया, isn't it? यहाँ पे निकालो, डेल ई विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर, n1 आपका 4 है, बेसिकली 4 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर। 5 5 are 25 minus 4 4 are 16, 25 minus 16 is equal to 9 divided by 4 4 are 16, 5 5 are 25, 5 16 are 80, uh, 5 16 are 80, 5 6s are 30, 5 ones are 58, 2 16s are 32, so this will come out to be 0, this will come out to be 400, so 9 divided by 400। तो यहाँ पे del E निकालो, del E will be equal to 1 divided by n1 आपका 5 है, that's 5 square, minus 1 divided by n2 आपका 6 है, that is 6 square। So 1 divided by 25 minus 1 divided by 36, 36 ones are 36 minus 25, that is 9 divided by 25 into 36, which is 625, which is 15 15 which is 65 65 25 से 125, 25 या 75 65 आगे 25, this will come out to be पीछे 150, सॉरी पीछे 150 50 कैरी, पीछे से 75 plus 50 900, so this will come out to be 900। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो आप 1 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर, मतलब 1 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर minus 1 divided by 5 square, 5 5 are 25, 3 3s are 9, 25 minus 9 is equal to 16 divided by 3 3s are 9, 5 5s are 25, 9 into 25, 25 10s are 250, means it is 225। बस अब आपको बताना है कौन सी एनर्जी लोवेस्ट एनर्जी है। अब आपको, हाँ 25, तो अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सी एनर्जी लोवेस्ट है, लोवेस्ट बताना है। वेरी गुड, लोवेस्ट बताना है। तो अगर इनको सॉल्व करोगे, बेसिकली यहाँ डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है और न्यूमरेटर बहुत कम है, तो इस केस में आपका वैल्यू जो है आएगा दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। अगर वैल्यू सबसे ज्यादा स्मॉल आएगा, डेल ई विल बी स्मॉल, तो दिस विल बी द लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। क्लियर? दिस इज हाउ आई एम नॉट सॉल्विंग इट, मैंने यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं निकाला, इसको सॉल्व नहीं किया, डायरेक्टली यहाँ से वैल्यूज चेक किए, डायरेक्टली इन दोनों में
इसमें सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर है, तो इसका ओवरऑल वैल्यू कम आएगा, isn't it? विदाउट सॉल्विंग, फर्दर सॉल्विंग इट, फर्दर सॉल्व करने के बगैर हमने देखा कि यहाँ पे इसका वैल्यू बहुत कम आएगा, देयरफॉर दिस एनर्जी विल बी ऑफ लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। क्लियर? क्लियर हुआ? आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी ये सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सॉल्व करने के बगैर आप कैसे निकालोगे, जहाँ पे डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा है वहां पे आपका वैल्यू कम आएगा। क्लियर हुआ? वेरी गुड। विदाउट सॉल्विंग फर्दर, विदाउट सॉल्विंग फर्दर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन आया नीट 2013 में, नीट 2013 में क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन का आंसर बेस्ड ऑन द इक्वेशन, तो कुछ नहीं कहा गया है, बेस्ड ऑन द इक्वेशन मतलब एनर्जी इक्वेशन। तो आप यहाँ पे अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है, यू कैन राइट -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन के बेसिस पे हमें कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना है विच इज नॉट करेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ध्यान रखना है विच इज नॉट करेक्ट पूछा गया। तो बस देखो दिस एन एटम, तो ये मेरा n1 है, ये n2 है, ये n3 है। तो अगर वैल्यू ऑफ दिस इज n इज इक्वल टू 3, दिस इज n इज इक्वल टू 2, दिस इज n इज इक्वल टू 1, तो पहले मुझे बता अगर वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर तो क्या साइज ऑफ द ऑर्बिट बड़ा होगा? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता। इफ द वैल्यू ऑफ द n इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑर्बिट इज ग्रेटर, या लार्ज द वैल्यू ऑफ n, लार्ज इज द साइज ऑफ ऑर्बिट, लार्ज इज द साइज ऑफ ऑर्बिट, इजंट इट? तो जितना ज्यादा आपका वैल्यू ऑफ n होगा उतना ज्यादा ऑर्बिट का साइज होगा, मतलब हाँ, मतलब लार्ज द वैल्यू ऑफ n, लार्ज इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल, ये ठीक है। हमें बताना है गलत कौन। तो इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट चेंज इन एनर्जी डिफरेंस, तो अभी तक हम वही कर रहे थे, -13.6 इंटू 1 डिवाइड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय n2 स्क्वायर, या हम ऐसे कर रहे थे डेल्टा E इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल। तो दिस इज अगेन करेक्ट, ये भी करेक्ट है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बच गए, दो ऑप्शंस बच गए, तो दो ऑप्शंस को देखिए। Now see, for n is equal to 1, the electron has more negative energy than it does for n is equal to 6. बस इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। For n is equal to 1, तो मेरे पास E is inversely proportional to n square। अगर मेरे पास n का वैल्यू 1 है, then E is equal to 1 divided by 1 square, that's 1. The second case, E is equal to 1 divided by 6 square. 1 divided by 6 square means it will be less than 1, isn't it? तो वही बात कहता है द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे आपका -1 वैल्यू आएगा, isn't it? यहाँ पे -1 से कम वैल्यू आएगा। Then it does have for n is equal to 6, which means that the electron is more loosely bound in the smaller orbital. Clear? तो हमारा आंसर जो है दैट्स बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? तो यहाँ से आपने निकाला ना कि अगर आपका n इज इक्वल टू 1 तो आपकी एनर्जी ज्यादा आएगी, ज्यादा नेगेटिव। अगर n से मगर इफ n इज 6 तो आपका वैल्यू यहाँ पे कम आएगा, कम आएगा मतलब माइनस का स्मॉल वैल्यू आएगा। नेगेटिव साइन ओनली शोज दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। क्लियर? वेरी गुड। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बॉल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम? तो ये बात मैंने अभी नहीं पढ़ाई, इससे पहले मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा। द एनर्जीज E1 and E2 of two radiations are 25 electron volts and 50 electron volts. This has been asked in 2011. तो मेरे पास दो एनर्जीज हैं, उनकी रेडिएशन है इतना एंड इतना। द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ कैसे करेंगे? E is equal to hc by lambda। तो देखो यहाँ पे E is inversely proportional to lambda, मतलब E is inversely proportional lambda। तो यही बात मैंने कही थी, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं इसको उल्टा पलट करूंगा, मतलब अगर मैं रिलेशन बनाऊंगा E1 डिवाइड बाय E2 दैट विल बी इक्वल टू λ2 बाय λ1। बस काम खत्म। तो बेसिकली कहा गया है द एनर्जीज ऑफ टू ट्रांजिशंस 25 एंड 50। तो E1 is 25, E2 is 50 is equal to the relation between their wavelengths is equal to λ1 divided by λ2 divided by λ1। so this is 1 is r, this is 2 is r, so we can write it is equal to 1 divided by 2। so you can say for λ1 this is λ1 is equal to 2 λ2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है दैट्स ऑप्शन नंबर बी। डी कहां से आएगा? λ1 is
डी कहाँ से आएगा यार, जरा मुझे बता डी कहाँ से आएगा, एक बार फिर बताऊं यहाँ पे, देखो फिर डी आएगा, जरा देखो यहाँ पे, E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू λ1 λ2 डिवाइडेड बाई λ1, इजंट इट? और E1 और E2 किसके बराबर है, E1 आपका 25 है, रेस्पेक्टिवली लिखा है, देयरफॉर पहला वैल्यू जो है दैट इज E1 divided by 50. So this is 1, this is 2. So it will be equal to 1 divided by 2. मतलब λ2 is divided by λ1 is equal to 1 by 2. Isn't it? λ1 को यहाँ ले जाओ, 2 को यहाँ ले जाओ. So you can write λ1 is equal to twice λ2. So the correct option is option number B. Very good. Correct option is option number B. It is not D, it's option number B. तो देखो अब मेरे पास ये वाला क्वेश्चन बन गया। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम सीरीज लिमिट कैसे निकालते हैं और हम सीरीज की फर्स्ट लाइन कैसे निकालते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे निकालते हैं। तो ये बात हम पहले डिस्कस करेंगे, दैट इज स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो देखो मेरे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यहाँ पे बनाऊंगा, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाऊंगा। दिस इज ground state, that's n is equal to 1. This is first excited state, that's n is equal to 2. This is second excited state, that's n is equal to 3. This is third excited state, for which n is equal to 4. This is fifth excited state, for which n is equal to 5. And this is sixth excited state, for which n is equal to 6, and so. तो एक्चुअली क्या होता है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल में है, फॉर एग्जांपल योर इलेक्ट्रॉन इज इन सेकंड एनर्जी लेवल एंड इफ इट रिटर्न्स टू द फर्स्ट एनर्जी लेवल, ग्राउंड एनर्जी लेवल, या आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल में आएगा, या आपका इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल में आएगा, या इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल में आएगा, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर ग्राउंड एनर्जी लेवल में आएगा, वी गेट ए सीरीज ऑफ लाइन्स। तो देखो यहाँ पे वी गेट ए सीरीज ऑफ लाइन्स। These series of lines, they are known as Lyman series of lines. They are known as Lyman series of lines. तो इन series of lines को हम Lyman series of lines कहते हैं। Clear? Lyman series of lines कब आती है? जब electron from any higher energy level when it jumps to the first energy level. When an electron from any higher energy level jumps to the first energy level. तो सिमिलरली अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से जंप करके सेकंड एनर्जी लेवल में आएगा, देन वी गेट अ सीरीज ऑफ लाइन्स, दे आर नोन एज बाल्मर सीरीज ऑफ लाइन्स, लाइक दिस। सो दिस इज योर बाल्मर सीरीज ऑफ लाइन्स, दिस इज बाल्मर। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल, सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल इट जंप्स टू थर्ड एनर्जी लेवल, then we get Lyman-Balmer. This is called a Paschen series of lines. Paschen. Similarly, अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जंप करेगा तो फोर्थ एनर्जी लेवल, then we get a series of lines. These are known as Paschen bracket series of lines. उसके बाद अगर फिफ्थ एनर्जी लेवल पे आएगा, then we get a series of lines known as Hunt series of lines. और उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ एनर्जी लेवल पे आएगा, then we get Humphrey series of lines. Then we get Humphrey series of lines, isn't it? This is known as Humphrey. This is known as Humphrey. So we get a series of lines over here. तो बाल्मर सीरीज के लिए आपकी लोवेस्ट एनर्जी लेवल जो होगी उसके लिए n1 is equal to 1 होगा, और what will be n2? n2 क्या होगा? What will be n2 for Lyman series of lines? अगर Lyman की बात करेंगे आपका n1 1 होगा, what will be n2? n2 क्या होगा? n2 कुछ भी हो सकता है, n2 आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5th भी हो सकता है, लाइक दैट। क्लियर? तो सिमिलरली अगर बाल्मर सीरीज की बात करेंगे, अगर बाल्मर सीरीज की बात करेंगे, आपका n1 is equal to 2, n1 आपका 2 के बराबर होगा, और n2 किसके बराबर होगा? 3, 4, 5, 6 लाइक दैट। यहाँ पे n2 किसके बराबर होगा? 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दैट। तो इसी तरह अगर हम पैस्टन सीरीज की बात करेंगे, पैस्टन सीरीज की व्हाट विल बी n1 इक्वल टू, तो यही बात इंपॉर्टेंट है, n1 किसके बराबर होता है। तो बेसिकली आपको ये ऐसी याद होनी चाहिए, पहले लेमैन, बाल्मर, पैस्टन, ब्रैकेट, हंट एंड हैम्फ्रे।
क्लियर? Lehman, Balmer, Paston, Brackett, Hunt, and Humphrey. So what will be N1 equal to? N1 will be equal to 3. What will be N2 equal to? 4, 5, 6, etc. तो सिमिलरली इसके लिए आप अब कह सकते हो, ब्रैकेट के लिए मुझे बता N1 क्या होगा, ब्रैकेट सीरीज के लिए मुझे बता N1 क्या होगा. What will be the N1 for ब्रैकेट सीरीज? ब्रैकेट सीरीज के लिए N1 क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ, ब्रैकेट सीरीज के लिए N1 क्या होगा. एक बार फिर आप ज्वाइन करना अभी, बिकॉज इस स्पेक्ट्रम को खत्म करेंगे. व्हाट विल बी N1 फॉर ब्रैकेट सीरीज? 5-8 मिनट के लिए आप ज्वाइन. वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. N1 is equal to 4 and N2 will be equal to 5, 6, any higher energy level 7 etc. सिमिलरली फंड सीरीज के लिए, फंड सीरीज की अगर बात करेंगे, N1 will be equal to 5, N2 आपका 6, 7, 8 like that होगा. So this is how we get a series of lines. तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज और सीरीज लिमिट. फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज और सीरीज लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज और सीरीज लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक, इसका आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट अगर उठाओगे तो दैट विल बी हेल्पफुल. मुझे लगता है आपने उठाया होगा. तो बात करेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज. फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, फर्स्ट कभी एग्जाम में पूछता है फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज के लिए वेवलेंथ निकालो या फ्रीक्वेंसी निकालो या कुछ भी निकालो. फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज जो है इसी को कहते हैं लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट लैम्डा और लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट एनर्जी. लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट एनर्जी, तो यही पे एग्जामिनर आपको फंसाता है. वो बोलता है लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट एनर्जी या उसी को बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ द सीरीज. How why line of longest wavelength is line of shortest energy? Because we know that energy is inversely proportional to wavelength, isn't it? Energy is inversely. One more thing we know that del E is equal to h nu. Nu is frequency, मतलब energy is directly proportional to frequency. अगर energy कम है तो line of shortest energy और shortest frequency की भी बात करेंगे. shortest frequency, तो ये बातें आपको एग्जाम में पूछ सकता है. अब इसको कैसे निकालेंगे? फॉर फर्स्ट लाइन इसको नोट डाउन करना. फॉर फर्स्ट लाइन योर N2 इज इक्वल टू, N2 हमें निकालना है, इट्स इक्वल टू N1 प्लस 1. इट्स इक्वल टू N1 इज इक्वल टू 1 फॉर बॉर्मर, N1 इज इक्वल टू 2 फॉर पेस्टन, N1 इज इक्वल टू 3 फॉर ब्रेक्ट, N1 इज इक्वल टू 4 फॉर हंट, N1 इज इक्वल टू 5 एंड फॉर हेम्फ्रे N1 इज इक्वल टू 6. तो N1 का हमें पता है. अब N2 को जानना है ना, बेसिकली आपको एग्जाम में N2 को जानना है. तो फॉर फर्स्ट लाइन, अगर फर्स्ट लाइन निकालनी है, फर्स्ट लाइन ऑफ लीवेन सीरीज फॉर एग्जांपल, N2 विल बी इक्वल टू N1 प्लस 1. N1 आपके पास पता है, N1 प्लस 1 करना है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन ऑफ लीवेन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लीवेन सीरीज, अगर लीवेन सीरीज की बात करेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ लीवेन सीरीज योर N2 विल बी इक्वल टू N1 प्लस 1. तो लीवेन सीरीज के लिए आपको N1 पता है, इट्स 1 प्लस 1 दैट इज 2. तो अगर मैं बात करूंगा फर्स्ट लाइन ऑफ बॉल्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बॉल्मर सीरीज, तो इट विल बी इक्वल टू N1 प्लस 1. तो व्हाट इज N1 इक्वल टू फॉर बॉल्मर सीरीज? इट इज 2. सो 2 प्लस 1 दैट इज 3. अब आपको आएगा फर्स्ट लाइन निकालना. फर्स्ट लाइन के लिए N2 निकालना. मुझे पता क्या आपको आएगा, फर्स्ट लाइन के लिए N2 निकालना. फर्स्ट लाइन के लिए N2 निकालना. सिमिलरली अगर मैं कहूंगा फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, तो मुझे बोलो ब्रैकेट के लिए क्या फॉर्मूला है? यही N1 प्लस 1. तो व्हाट इज N1 फॉर ब्रैकेट सीरीज? N1 ब्रैकेट के लिए 4 है, तो दैट इज 4 प्लस 1. तो N2 आपका 5. अगर आपको फर्स्ट लाइन निकालनी है किसी भी सीरीज की, द फॉर्मूला इज N1 प्लस 1. तो डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जाम ऐसे भी आ सकता है, N2 for any first line of bracket series is equal to. क्लियर? ये बात क्लियर हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. क्लियर हुई ये बात? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो मुझे बता ये बात आपको क्लियर हो गई.
लेट मी नो फास्ट, ये बात आपको क्लियर होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर हमें ये बात क्लियर हो गई, हम ये भी लिख सकते हैं कि जो हम वेव नंबर निकालते थे, जो हम वेव नंबर निकालते थे फॉर फर्स्ट सीरीज, तो दैट विल बी इक्वल टू, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालते थे, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दैट्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ फर्स्ट सीरीज। So what will be it equal to? R into Rydberg formula use करो, 1 divided by n1 square. 1 divided by n1 square. 1 divided by n1 square. तो उसके बाद -1 divided by n2 square. Isn't it? तो n2 को यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट लाइन के लिए आप n2 क्या लिखोगे? Formula will become R into 1 divided by n1 square minus 1 divided by n2 is equal to n1 plus 2. n1 plus 1 sorry. n1 plus 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपकी फार्मूला बनेगी फॉर फर्स्ट लाइन। अगर वेव लेंथ फर्स्ट लाइन की निकालनी होगी, सो दिस इज इक्वल टू, चाहे वो बाल्मर का पूछे, लेमैन का पूछे, किसी भी सीरीज का पूछे, आपको यहाँ पे n1 plus 1 का फार्मूला यूज करना है। n1 आपको पता है, फॉर लेमैन, बाल्मर, पेस्टन, फंड एंड हेम्फ्रे, इट्स 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन। क्लियर? मुझे बता, ये बात किसको क्लियर हुई? ये बात किसको क्लियर हुई? ये बात किसको क्लियर हुई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट टाइम एक डिटरमाइन करना है, सीरीज लिमिट की बात करनी है, सीरीज लिमिट। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स के अगर क्वेश्चन रिवाइज करोगे तो वहां पे सीरीज लिमिट्स पे क्वेश्चन होंगे। सीरीज लिमिट की बात करें, सीरीज लिमिट को ही हम कहते हैं, इसी को कहते हैं लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। तो इसी का दूसरा नाम है लास्ट लाइन ऑफ सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। तो लास्ट लाइन ऑफ सीरीज को हम कहते हैं सीरीज ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो एनर्जी क्या होगी? हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाई फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये इनका हम नाम देते हैं। सीरीज लिमिट मतलब लास्ट लाइन ऑफ द सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ द सीरीज मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी। क्लियर? हाईएस्ट एनर्जी मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। बस ये बात हम एनर्जी से देखते हैं, बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h nu, nu is frequency, एनर्जी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और वी कैन से इट इज इक्वल टू E is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू hc by lambda, मतलब लैम्डा ज्यादा एनर्जी का। क्लियर? तो सीरीज लिमिट को कैसे निकालते हैं? सीरीज लिमिट के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? n1 आपको पता है, यू नो n1, n1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये आपको पता है, ये आपको पता है। दिस इज फॉर लेमैन, दिस इज फॉर बॉल्मर, दिस इज फॉर पेस्टन, दिस इज फॉर ब्रेक्ट, दिस इज फॉर फंड एंड दिस इज फॉर हेम्फ्रे। यू नो इट ना। n2 की बात करनी है। n2 सीरीज लिमिट के लिए n2 किसके बराबर होता है? बताओ, जल्दी से बताओ, सीरीज लिमिट के लिए n2 किसके बराबर होता है? n2, n2 किसके बराबर होगा? थोड़ा आइडिया लगाओ, सीरीज लिमिट के लिए आपका n2 किसके बराबर होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी। n2 विल बी इक्वल टू, बहुत बढ़िया, n2 विल बी इक्वल टू, सीरीज लिमिट के लिए, सीरीज लिमिट मींस n2 विल बी इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू, दैट्स इंफिनिटी। n2 आपका इंफिनिटी होगा, n2 आपका इंफिनिटी होगा। व्हाट विल बी n2? इंफिनिटी, n2 will be infinity, isn't it? n2 will be infinity. For series limit, n2 will be infinity. For last line, n2 is equal to infinity. For line of shortest wavelength, n2 is equal to infinity. For line of highest energy, n2 is equal to infinity.
for line of highest frequency N2 is equal to infinity. क्लियर? क्लियर? ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ी सी मैं आपको ट्रिक्स दे दूंगा यहाँ। पहले मुझे बताओ ये बात क्लियर हो गई? N2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर सीरीज लिमिट N1 आप जानते ही, N1 जानते हो, मतलब N2 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, ये खत्म ही हो जाएगा, वहां पे 1 ही रहेगा, 1 डिवाइड बाई N1 स्क्वायर ही रहेगा, isn't it? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट थोड़ा देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लेमैन की सीरीज लिमिट, या मैं इससे पहले लिखूंगा फॉर सीरीज लिमिट योर N2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, देयरफॉर न्यू ऑफ लास्ट, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट सीरीज, लास्ट लाइन, इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय लैम्डा लास्ट, एंड दिस विल बी इक्वल टू r डिवाइड बाय n1 स्क्वायर, वाई माइनस यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई N2 स्क्वायर, N2 आपका इन्फिनिटी, वो खत्म होगा, वो पार्ट खत्म होगा। तो लिखो लेमैन सीरीज लिमिट, लेमैन सीरीज लिमिट किसके बराबर आएगा? लेमैन सीरीज लिमिट किसके बराबर आएगा? r डिवाइड बाय n1 स्क्वायर, दैट्स r डिवाइड बाय 1 स्क्वायर। बाल्मर सीरीज लिमिट, बाल्मर सीरीज लिमिट r डिवाइड बाय n2 स्क्वायर, दैट्स r डिवाइड बाय n2। बाल्मर के लिए n1 क्या है? n1 इज इक्वल टू r डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, दैट्स r डिवाइड बाय 4। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा r डिवाइड बाय 4। क्वेश्चन सीरीज लिमिट, क्वेश्चन सीरीज लिमिट डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, r डिवाइड बाय 3 स्क्वायर, दैट्स r डिवाइड बाय 9। ब्रैकेट सीरीज लिमिट किसके बराबर आएगा? r डिवाइड बाय 4 स्क्वायर, दैट्स r डिवाइड बाय 16। फंड सीरीज लिमिट किसके बराबर आएगा? r डिवाइड बाय 5 स्क्वायर, दैट इज r डिवाइड बाय 25, isn't it? isn't it? तो हेम्प्रे सीरीज लिमिट की बात करेंगे, किसके बराबर आएगा? अब मुझे खुद ही बता, हेम्प्रे सीरीज लिमिट किसके बराबर आएगा? हेम्प्रे सीरीज लिमिट में फ्रीक्वेंसी जो है आपका, वेव नंबर जो है, वो किसके बराबर आएगा? दैट विल बी r डिवाइड बाय 6 स्क्वायर, दैट इज r डिवाइड बाय 36। क्लियर? डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फॉर ब्रैकेट सीरीज लिमिट द वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये बात क्लियर हुई? अगर ये बात क्लियर हुई तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो नोट डाउन करो, इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, intensities of spectral lines, intensities of spectral lines, intensities of spectral lines। So note down this, this is again very important, intensities of spectral lines। The intensities of spectral lines in a particular series decreases with increase in the value of n। अगर n का वैल्यू ज्यादा होता है, जो इंटेंसिटी है, it decreases with increase in value of n in a particular series। एक पर्टिकुलर सीरीज की बात कर रहा हूं, यहाँ पे लिखो in a particular series, in a particular series। इसका मतलब क्या है? what does this mean कि in a particular series अगर value of n, अगर n increase होता है तो intensity decrease होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लेमैन सीरीज है, तो मुझे पता, अच्छा मैं नेक्स्ट पेज देता हूँ, नेक्स्ट, आप इस चीज को नोट डाउन करो, मैं नेक्स्ट पेज देता हूँ, आई विल टेक नेक्स्ट पेज, इस चीज को नोट डाउन करो, मैं नेक्स्ट पेज लूंगा। हो गया? आई होप ये आपने नोट डाउन किया हो। तो मुझे पता है अगर मुझे लेमैन सीरीज ऑफ लाइंस बनानी है, हाउ आई कैन ड्रा लेमैन सीरीज ऑफ लाइंस, बेसिकली आपको पता है। तो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पे आता है n इज इक्वल टू 1 पे, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर ग्राउंड लेवल पे एनर्जी आता है, देन दिस इज कॉल्ड लेमैन सीरीज ऑफ लाइंस। तो इनमें मुझे इंटेंसिटी बताओ, इंटेंसिटी मतलब
अगर इलेक्ट्रॉन 2 to 1 आएगा, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन 3 to 1 आएगा, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन 4 to 1 आएगा, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन 5 to 1 आएगा, 6 to 1 आएगा, what will be the intensity order? तो मैंने कहा जितना वैल्यू ऑफ n ज्यादा हो जाएगा इन अ पर्टिकुलर सीरीज, आपकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इसकी, देन इसकी, देन इसकी, देन इसकी। दिस इज फॉर लेमैन सीरीज। लेमैन सीरीज के लिए ये इंटेंसिटी ऑर्डर है। लेमैन सीरीज के लिए दिस इज इंटेंसिटी ऑर्डर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी ऑर्डर। क्लियर? इंटेंसिटी ऑर्डर। बाल्मर सीरीज की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आएगा, या आपका इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में आएगा, या आपका इलेक्ट्रॉन 5 से 2 में आएगा, या इलेक्ट्रॉन 6 से 2 में आएगा। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑर्डर? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो मुझे बताओ व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑर्डर। ये बात हो रही है बाल्मर सीरीज। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑर्डर? जल्दी से मुझे बताओ इंटेंसिटी ऑर्डर बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज का इंटेंसिटी ऑर्डर मुझे बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी बिकॉज इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू कम है। n का वैल्यू बढ़ गया, इंटेंसिटी कम। n का वैल्यू और बढ़ गया, इंटेंसिटी कम। n का वैल्यू और बढ़ गया, इंटेंसिटी कम। क्लियर? मतलब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको बताऊंगा, आयनाइजेशन एनर्जी, रिलेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली आपकी z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इनटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो आयनाइजेशन एनर्जी को मैं I से डिनोट करूंगा, I1 डिवाइडेड बाय I2। इसको अगर मुझे कहीं पे रिलेट करना होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, देयरफॉर z1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय z2 स्क्वायर। इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, देयरफॉर n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर। बस ये बात आपको यहीं पे आपको यूज में आएगी, यूज लगेगी कहीं पे, इसको आप यूज करना। तो ये हमारा बोहर मॉडल हो गया। मुझे बोलो किसी को बोहर मॉडल में कोई कंफ्यूजन है? अब आप ये वाला क्वेश्चन जो मेरा था ये आप कर सकते हो। अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, अब आप वो कर सकते हो। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को है? बोहर मॉडल में किसी को कोई डाउट रह गया? जल्दी से मुझे बताओ, बोहर मॉडल में किसी को कोई डाउट रह गया? मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा उसके बाद। हाँ, सब क्लियर हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारे पास जो, अच्छा वो क्वेश्चन दूसरे स्लाइड में होगा, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट विल बी